Good afternoon, everyone. This is Hari Mohan from Knowledge Chamber Academy, and I welcome you all. Friends, अब तक हम 9 लेक्चर जो है पूरे कर चुके हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के, राइट? और वी हैव डन टिल द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, जो बंगाल के अंदर दोहरा प्रशासन जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो चलाया गया था, उसकी हमने बात करी थी कि कैसे 1765 के अंदर जो है, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल का जब कब्जा कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके बाद जो है कैसे वहां पे दोहरा प्रशासन जो है लाया जाता है। और वो सारी हमने बात की थी, निजामत के बारे में बात की थी कि कैसे क्या चल रहा था। नाउ इज द 10th लेक्चर, और आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले इसके बारे में बता देता हूं कि क्या इसमें है। देखिएगा, हमने एक एंग्लो मैसूर वार के बारे में हमने बात की थी, एंग्लो मैसूर वार, राइट? और एंग्लो मैसूर वार हमने सिर्फ नोट डाउन करके छोड़ दिए थे वहां, और मैंने आपसे कहा था कि हम इसको बाद में जो है इसका डिस्कशन करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा। उसके बाद क्योंकि हम अभी तक जो है 1765 तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे बंगाल को कॉन्क्वेस्ट किया गया और क्या क्या उनकी रणनीति रही थी, किस किस के साथ मिलके क्या क्या हुआ, राइट? आज जो हम करने वाले हैं वो है एंग्लो मैसूर वार। 4 ये मैसूर वार हुए थे, एंग्लो मैसूर वॉर्स। इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज, पूरी क्लास इन्हीं के ऊपर रहेगी। एंग्लो मैसूर वार, इनके रीजंस, इनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज थी जिसके कारण ये वॉर हुए, राइट? तो इसका बैकग्राउंड के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा, मैंने आपको मैसूर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी थी। अगर आप मुझे रेगुलरली क्लासेस को आप देख रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो मैंने आपको बताया था कि यहां जो है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, या थोड़ा सा इससे बड़ा लगा के चलिएगा आप, ये जो एरिया है, ये जो है मैसूर है, राइट? और यहां पे चिक्का राजा जो थे, यहाँ के किंग थे, वोडियार डायनेस्टी थी, ये वोडियार वंश आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे रूल कर रहा था। और उन्हीं के चिक्का राजा, उन्हीं के जो मिलिट्री कमांडर थे, जिनका नाम था हैदर अली। हमने हैदर अली के बारे में बात करी थी, लेकिन हमने इस टॉपिक को बीच में छोड़ा था क्योंकि हम इसको टाइमलाइन के हिसाब से करने वाले थे। तो जब आज हम उस टाइमलाइन पे पहुंच गए हैं, तो आज हम इनका डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे, राइट? तो हैदर अली के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा कमांडर था, बहुत अच्छे से वेल एस्टेब्लिश्ड आर्मी थी इसके पास एक। और इसके पास फिर क्या हुआ था कि यूरोप से जब यहां मैसूर के अंदर जो है फ्रेंच आते हैं, जो कि सबसे लास्ट यूरोपियन पावर थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, और लास्ट में जो है ये फ्रांसीसी यहाँ पे आए थे, फ्रेंच जो जिन्हें हम बोलते हैं, राइट? तो यहां तक हम बात की थी। और फ्रेंच आर्मी से ये जो है हैदर अली बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था, उनके ड्रेसेस को देख के, उनकी ट्रेनिंग को देख के, उनके डिसिप्लिन को देख के। यहां तक हमने बात की थी। तो अब क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटेन जो है एक दूसरे के दुश्मन है, यूरोप के अंदर भी, एट द इंटरनेशनल लेवल, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो हैदर अली की नजदीकियां जो है फ्रेंच के साथ बढ़ती हैं, और जिसके कारण ब्रिटिशर्स को दूसरी साइड पे क्या लगता है कि कहीं ये हैदर अली ब्रिटिशर्स के साथ मिलके हमारे ट्रेड को नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए जो है इनके साथ, ये हैदर अली के साथ जो है ब्रिटिशर्स जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, और जिसके कारण की मैसूर वार होते हैं। ये बैकग्राउंड में पहले भी आपसे डिस्कशन कर चुका था, लेकिन आज भी मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया, राइट? तो आज इन्हीं वॉर्स की हम बात करेंगे। तो देखिएगा, जो लास्ट लेक्चर की अब बात है उससे कनेक्ट करता हूं मैं स्टोरी को, कि एंग्लो मैसूर की अगर बात है, एंग्लो मैसूर की अगर हम बात करें, तो अब से पहले क्या हो चुका था?
कि एक साइड जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि हमने डिस्कशन किया था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। जो प्लासी का जो युद्ध था, इसका हम डिस्कशन कर चुके थे और ये कैसे अंग्रेजों ने जीता। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था बैटल ऑफ बक्सर का, बैटल ऑफ बक्सर का, राइट। और यहां ये दोनों के दोनों जो है बैटल, ब्रिटिशर्स जो है जीत जाते हैं, इसे भी और इसे भी, राइट। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं मैंने आपको ये बताया था कि यहां पे जो बंगाल का तो कॉन्क्वेस्ट हुआ ही हुआ। अब क्योंकि बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे बड़ी प्रोविंस थी, तो जब इसको इन्होंने कैप्चर कर लिया तो ये बहुत ज्यादा क्या हो गए, यहां पे कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। अब ये हर एक स्टेट को, हर एक प्रांत को या हर एक प्रोविंस को अब ये क्या कर रहे हैं, कैप्चर करने की सोच रहे हैं यहाँ पे। तो बंगाल जब इनके कब्जे में आ गया तो अब इनकी नजर पड़ती है किसके ऊपर, मैसूर के ऊपर। किसके ऊपर पड़ती है, मैसूर के ऊपर। और मैसूर के बारे में मैंने जो बताया था कि किंग एक था चिक्का राजा, और दूसरी तरफ इनका मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था हैदर अली। मिलिट्री कमांडर जो था हैदर अली। लेकिन ये जो किंग था चिक्का राजा, ये किंग के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं थी, क्योंकि हैदर अली ने जो है मोटे तौर पे सारी सारी पावर अपने पास रखी हुई थी। और एक तरह से आप हैदर अली को डी फैक्टो रूलर भी बोल सकते हैं, डी फैक्टो रूलर। जिसके पास असली पावर होती है उसे हम बोलते हैं डी फैक्टो, ठीक है। तो यहां पे ये सब चल रहा था। अब यहां पे ब्रिटिशर्स जो हैं मैसूर की तरफ चलते हैं, मैसूर को कैप्चर करने की सोचते हैं। लेकिन यहां पे हैदर अली भी जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है कमांडर है, जिसकी एक अच्छी आर्मी है, बहुत काफी ट्रेंड आर्मी है, राइट। तो आइए डिस्कशन करते हैं। और हम जो है सबसे पहला डिस्कशन जो करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा मैप आपको दिखा देता हूं, आपको विजिबल होगा पूरा के पूरा। देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ओके, ये क्या ये आपको मैसूर दिख रहा है इधर? ये देखिए मैंने ग्रीन पेन ही ले लिया हुआ है। क्या ये मैसूर है? आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से? ये सारा क्या है, मैसूर है। तो ये मैसूर है, ये वाला। अब इसके पड़ोसी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मैप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो क्या मैं इसके नदरन साइड में ही मैं बोल सकता हूं कि यहां पे कौन है, हैदराबाद है, निजाम टेरिटरी है। निजाम मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी हैदराबाद के बारे में पूरा। तो यहां पे ये जो है एक पड़ोसी है इसका, जिसका नाम है निजाम, और हैदराबाद ये एरिया है, राइट। और दूसरी साइड जो है, इधर जो है पेशवाज की टेरिटरी है, ये वाली, ये पेशवा की टेरिटरी है इधर, जिसको हम बोल सकते हैं मराठाज। मराठाज बोल सकते हैं कि मराठाज यहां पे है इस साइड, राइट। और इधर आपको ये जो रेड डॉट में दिख रहा है, ये जो रेड डॉट में ईस्ट साइड में ये वाला, मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, देखिए रेड ही ले लेता हूं जी। यहां देखिएगा इस साइड, ये नदरन सरकार जो लिखा हुआ है यहां पे, ये टेरिटरी, और ये जो मद्रास का एरिया है, ये नीचे उसके, ये नीचे ये जो मद्रास का एरिया है, ये कहीं ना कहीं किसके कंट्रोल में है, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है। आप इस मैप को ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बुक से आप ये सब फॉलो नहीं करना और कर भी नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इट विल वेस्ट योर 4-5 आवर्स, 4-5 घंटे आपको लगेंगे अगर थोड़ा सा भी समझोगे तो। उसमें भी आपकी स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगी फिर भी, राइट। बहुत ही आसान करके मैं इसको आपके लिए बता रहा हूं। तो यहां इस साइड है ब्रिटिशर्स, ऊपर भी, और इसके मैसूर के ईस्ट में भी ये जो मद्रास का एरिया है, राइट। और नीचे आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रावनकोर, नीचे आपको एक ट्रावनकोर दिख रहा होगा, जो कि केरला, अभी फिलहाल जो है केरला आप बोल सकते हैं, यही था वो। तो अब आपको विजिबल होगा, राइट, ट्रावनकोर देखिएगा, राइट। तो ये एक साइड यहां पे नीचे जो है ट्रावनकोर है, ऊपर एक साइड हैदराबाद है, एक साइड यहां पे पेशवाज है, मराठाज, और दूसरी साइड जो है ब्रिटिशर्स हैं। इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा
और बहुत ज्यादा हैंडी रहेगा ये हमारी स्टोरी को समझने के लिए। और विद इन 1 आवर आपके चारों जो एंग्लो मैसूर वार है वो आपके टिप्स पे होंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे की पूरी स्टोरी मैं आपको विद इन 1 आवर जो है क्लियर कर दूंगा, राइट। तो आइए हम आते हैं अपने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार पे, राइट। तो जी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, पहला जो है एंग्लो और मैसूर का जो युद्ध हुआ है, राइट। अब इसके बारे में मैं बोलता हूं कि 1767 से 69 तक, 1767 से 1769 तक जो है यहां पे पहला एंग्लो मैसूर वार होता है। देखिए 65 तक की तो स्टोरी हम बंगाल के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी यहां वहां बहुत सी स्टोरी पैरेलल चल रही थी, तो एक एक करके हम उनको देख रहे हैं। लेकिन 67 के अंदर जो है यहां पे वॉर होता है ब्रिटिशर्स का ही बंगाल से आने के बाद, तो वो हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। तो देखिएगा आप, अब मैप आप देख चुके हो, लेकिन क्लियर रहेंगे यहां पे, देखिएगा। जी, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये जो है मराठाज हैं, ये क्या है, मराठा है। और इधर जो है आपका ये मैसूर है, ये मैसूर है आपका। इधर जो है ये आपका हैदराबाद का एरिया है, ठीक है। और ये जो है आपका ट्रावणकोर का एरिया है, राइट। और इधर जो है नदरन सरकार है, और इधर आपका मद्रास का एरिया है छोटा सा, राइट, जहां पे ब्रिटिशर्स। तो ये हमारा मैप था। और इसमें आप देखेंगे देखिए, चाहे वो मराठाज हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे ट्रावणकोर हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, जो भी इसके नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं जो भी इसके, क्या ये सभी आप प्रैक्टिकल सोच के देखिए, क्या ये अपनी टेरिटरी नहीं बढ़ाना चाहेंगे? क्या ये अपने राज्य साम्राज्य नहीं बढ़ाना चाहेंगे? बढ़ाना चाहेंगे, ऑब्वियसली हर आदमी यही चाहता है कि मेरा ज्यादा हो, राइट। तो यहां पे हमने मैसूर के जो एकदम डायरेक्ट नेबर हैं वो मराठास और हैदराबाद हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग भी हैं और बहुत बड़े भी हैं। आप समझ सकते हैं, बहुत स्ट्रांग भी हैं और बहुत बड़े भी हैं। तो अब हम इनके रिलेशंस के बारे में बात करते हैं कि इनके रिलेशंस कैसे थे। सबसे पहले तो स्टोरी आपको एकदम से समझ में आ जाएगी कि रिलेशन की बात की जाए तो मराठास में और हैदराबाद में, एक तो मराठास हैं और दूसरी तरफ हैदराबाद है, हैदराबाद है, और तीसरे जो है एक तरफ क्या है, मैसूर है, राइट। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन जो है, ना तो आप ये कह सकते कि अच्छे हैं और ना ये कह सकते हैं कि बुरे हैं। हम आपने प्रैक्टिकल भी देखा होगा ना कि बहुत सारे जो पड़ोसी होते हैं वो होते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि मतलब जिनके साथ मतलब ना तो हम ये है कि बहुत ज्यादा खुश है और ना ही उनसे परेशान भी है, ठीक है, मिल गए तो राम राम श्याम श्याम हो गई, वरना ठीक है भाई, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिलेशन इनके चल रहे हैं। अब यहां पे क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो हैं, अब आते हैं ब्रिटिशर्स यहां पे बंगाल के बाद। तो ब्रिटिशर्स यहां पे देखते हैं कि हमें जो है कैप्चर करना है किसको, मैसूर को। कैप्चर करना है किसको, मैसूर को। और मैसूर से कैप्चर करने के लिए, क्योंकि जो हैदर अली था बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वो क्या करते हैं कि इनको प्लानिंग करनी पड़ती है यहां पे कि कैसे हम जो है मैसूर को कैप्चर कर सकते हैं। तो वो जो है हेल्प ली जाती है यहां पे, किस किस की, एक तो मराठास की, और दूसरी साइड जो हेल्प ली जाती है वो ली जाती है हैदराबाद की, मतलब निजाम की, निजाम ऑफ हैदराबाद। एक तो मराठास और एक जो है हैदराबाद के निजाम। तो इनसे जो है हेल्प मांगी जाती है। अब ब्रिटिशर्स यहां पे आप देखेंगे कि कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है एक बार तो जाते हैं मराठास के पास और दूसरी जो है जाते हैं वो हैदराबाद के पास। और यहां पे
क्या होता है कि इनको भी लालच दिया जाता है, पैसे का भी, कि हम बहुत सारे पैसे आपको देंगे, बदले में बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, और एक चीज यहां पे होती है कि एक कंडीशन लगती है यहां पे कि जो भी मैसूर स्टेट है, जो भी मैसूर स्टेट है, अगर आप हमारी हेल्प करेंगे, हम जो है कैप्चर करना चाहते हैं किसको, मैसूर को, और आप मराठास और हैदराबाद अगर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो इस पूरे मैसूर स्टेट को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे और बराबर बराबर अपना ले लेंगे। एक हिस्सा मराठास का, एक ब्रिटिशर्स का, और तीसरा हिस्सा जो होगा वो किसका होगा, हैदराबाद के निजाम का। तो ये कुछ प्लानिंग यहां पे चल रही होती है, और ये मान जाते हैं, मराठास भी मान जाते हैं और हैदराबाद के निजाम भी यहां पे मान जाते हैं कि ठीक है, हम मिल बांट के इसको हाफ हाफ बांट लेंगे। तो अब यहां पे क्या होता है, हैदर अली जो है बहुत ही स्मार्ट मिलिट्री कमांडर था। अब हैदर अली को ये बात जो है कहीं ना कहीं से ये बात पता चल जाती है, हैदर अली इन्फॉर्म्ड रहता है इस बात के बारे में। और हैदर अली अब क्या करेगा, हैदर अली जो है अब जाता है किसके पास, मराठास के पास। एक तरफ तो वो किसके पास जाता है, मराठास के पास भी जाता है, और दूसरा वो जाता है किसके पास, हैदराबाद में निजाम के पास। हैदराबाद में निजाम के पास, जिसके पास कौन गए थे, ब्रिटिशर्स गए थे। तो वो भी जो है दोनों के पास गया, और कंडीशन यहां पे क्या रखी जाती है, दोबारा इनसे नेगोशिएट ये हैदर अली करने के लिए जाता है और बोलता है कि जितना पैसा जो है आपको ब्रिटिशर्स दे रहे हैं मुझ पे अटैक करने के लिए, उससे डबल पैसा, उससे डबल पैसा मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि आप मुझ पे अटैक तो करेंगे, उसके साथ मिलके अटैक तो करेंगे, अटैक तो आपको करना है, लेकिन आपको बैटल या अटैक करने की सिर्फ क्या करनी है, साथ में एक्टिंग करनी है, ना कि एक्चुअल अटैक करना है। आप जो है गोलियां चलाएंगे, यहां से हम आप पे चलाएंगे गोलियां, लेकिन वो लगनी किसी को नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, यहां पे सिर्फ एक एक्टिंग होगी, जो कि जिसको आप वॉर बोलेंगे, वॉर। तो ऐसी कुछ सिचुएशन यहां पे बनती है, और टाइम जो आता है, देखिएगा, टाइम फिर आता है 1767, जब ये वॉर स्टार्ट होता है। और जैसा कि आपको पता है कि 1769 तक ये जो है चला था, तो ऑलमोस्ट पूरे 2 साल तो यहां पे नहीं थे, लेकिन मैं इसको बोल सकता हूं 1.5 ईयर, राइट। तो 1.5 साल के आसपास जो है यहाँ पे इनका ये मामला चलता है वॉर के नाम पे। अब क्या होता है कि जैसे ही ये इकट्ठा होते हैं वॉर के लिए, अब आपको पता है कि 1.5 साल जो है वॉर चल रहा है, तो क्या होता है कि मराठास भी वहां से क्या कर रहे हैं, ये ले मैंने मार दिया, ये ले मैंने मार दिया, ये ले मैंने मार दिया, लेकिन लग किसी को नहीं रही है। लेकिन इस पूरे युद्ध पे अगर आप खर्चा देख रहे हैं, अगर आप खर्चा देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, तो किसका लग रहा है, एक्सपेंडिचर किसका लग रहा है, ब्रिटिशर्स का लग रहा है, ब्रिटिशर्स का लग रहा है। और 1.5 साल तक युद्ध को चलाए रखना, इसका मतलब बहुत ज्यादा खर्चा। तो इसका रिजल्ट जो है वो हरा तो नहीं पाते हैदर अली को, क्योंकि मराठास और हैदराबाद निजाम ये सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे हैं। यहां पे मैं आपको बता चुका हूं, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण क्या क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन जो क्या होते गए, वीक होते गए। डे बाय डे क्या हो गई, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे वीक होते गए, फाइनेंशियली जो है इतना साउंड नहीं रहे। जितना बंगाल को लूट के खजाना वहां से लूटा था और सारी बातें की थी, वो सारा पैसा जो है अब कहां लगा दिया जाता है, यहाँ पे। जिसके कारण इनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है थोड़ी वीक होती है पहले की बजाय। इसी के चलते क्या होता है कि जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं ये जाते हैं किसके पास, हैदर अली के पास। हैदर अली के पास जाते हैं और अपनी हार जो है स्वीकार कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम जो है हार गए हैं, आप छोड़िए, और हार गए हैं,
लेकिन इसके हारने से पहले एक चीज और मैं मिस कर गया यहां पे, अभी आपको बता देता हूं कि जब ये युद्ध चल रहा था, अब हैदर अली को तो पता है कि ये एक्टिंग चल रही है। हैदर, दोबारा आप मैप को देखिए, ये अब यहां पे जब वॉर चल रहा है, मान लीजिए यहां पे कहीं पे वॉर चल रहा है, लेट सपोज कि यहां पे वॉर चल रहा है, लाइक आपको दिख नहीं रहा है, ये भी रेड मार्कर मैं ले लेता हूं जी। यहां पे कहीं पे मान लीजिए वॉर चल रहा है, और अब देखिए मद्रास का एरिया जो है इसके बिल्कुल नजदीक है। मद्रास का एरिया जो है इसके बिल्कुल नजदीक है कि नहीं है? तो यहां पे जिस टाइम पे वॉर चल रहा था, एक इधर खड़े थे एक इधर खड़े थे और वॉर कर रहे थे, तो हैदर अली क्या करता है, मद्रास पे अटैक कर देता है पीछे से, क्योंकि ब्रिटिशर्स की आर्मी कहां पे लगी हुई है, मैसूर के अंदर लगी हुई है। तो यहां पे हैदर अली जो है मद्रास के अंदर जो है क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और मद्रास की अगर बात की जाए तो ये एरिया बहुत ज्यादा क्या था इनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट था। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर भी था ये, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से पहले ही कहां थे, यहीं थे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया था जहां पे उनका बहुत सारा सामान और एमिनेशन या वेपन आप बोल सकते हैं, हथियार बोल सकते हैं, जो यहां पे जमा थे। इसीलिए जो है ये ब्रिटिशर शॉक्ड रह जाते हैं कि उसने जो है पीछे से क्या कर दिया है, मद्रास के अंदर अटैक कर दिया है। और इसी के चलते अब जो है ब्रिटिशर्स जो है यहां पे किसके पास जाते हैं, हैदर अली के पास जाते हैं, और अपनी जो हार है वो स्वीकार कर लेते हैं कि हम जो है हार गए हैं, वी लॉस्ट द बैटल। और यहां पे फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वार हुआ उसके अंदर विनर कौन रहा, हैदर अली, ये जो है जीत जाता है, राइट। तो अब इसी के चलते, क्योंकि अंग्रेजों की मैंने एक बात आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, वॉर करेंगे, वॉर के जस्ट बाद वो क्या करते हैं, ट्रीटी करते हैं। तो इस वॉर के बाद भी यहां पे क्या हुई, इस वॉर के बाद भी यहां पे क्या हुई, एक ट्रीटी हुई, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो उस ट्रीटी का नाम था फ्रेंड्स, ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ मेड्रास, क्योंकि मेड्रास के अंदर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, राइट। और ये होती है आपकी अप्रैल अप्रैल 4 1769 के अंदर, अप्रैल 4 1769 के अंदर जो है, जैसे ही युद्ध खत्म होता है, अब यहां पे ट्रीटी की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और अब क्या होता है इस ट्रीटी के अंदर, क्या क्या बातें इसमें हुई। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है इसके लिए, वो आपसे पूछ लेगा कि ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है किस युद्ध के, किस वॉर के बाद जो है साइन की गई, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास किस किसके बीच में हुई, राइट। तो यहां पे ये हुआ कि दिस ट्रीटी वाज साइन आफ्टर द बैटल ऑफ और द वॉर ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर, या आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर, ठीक है। तो ये जो है यहां पे इसके बाद हुई, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सेकंड जो है, सेकंड यहां पे क्या होता है, एक्सचेंज किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर्स, POW। युद्ध के दौरान क्या होता है, प्रिजनर ऑफ वॉर देखिए क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो, कि जब एक दूसरे पर अटैक किया जाता है तो वो उनके सैनिकों को पकड़ लेते हैं और दूसरी टीम जो है उनके सैनिकों को पकड़ लेती है, और इनको ही हम बोलते हैं युद्ध के दौरान पकड़े गए सैनिक या प्रिजनर ऑफ वॉर्स। तो इनको जो है अब छोड़ दिया गया कि आप हमारे वाले को छोड़ दीजिए और हम जो है आप वाले को छोड़ देते हैं, राइट। और तीसरी बात जो यहां पे कही गई वो ये कही गई कि हैदर अली को ये प्रॉमिस किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। हैदर अली को, हैदर अली से एक प्रॉमिस किया गया यहां पे कि
फ्यूचर में जो भी अगर कोई आप पे अटैक करेगा, फ्यूचर में जो भी आपके ऊपर अटैक होंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, तो ब्रिटिश क्या करेंगे? सॉरी, ब्रिटिश जो है आपको सपोर्ट करेंगे। ब्रिटिश जो है आपको सपोर्ट करेंगे। किसको सपोर्ट करेंगे? मैसूर को। मैसूर को सपोर्ट करेंगे। फ्यूचर अटैक चाहे कोई भी हो, एनी अदर पावर, कोई भी दूसरी शक्ति जो है अगर यहां पे अटैक करेगी तो ब्रिटिशर्स का क्या रहेगा? सपोर्ट रहेगा। किसको? मैसूर को, या ये कह सकते हैं हैदर अली को। तो अब इनको ये विश्वास दिलाया गया, क्योंकि अंग्रेजों को इसने पूरा धो डाला था बहुत अच्छे से। अब हैदर अली को ये प्रॉमिस दिया गया कि अगर फ्यूचर में यहाँ पे आप पे कोई भी अटैक करेगा तो अब जो है यहाँ पे हम आपकी आगे सहायता करेंगे, और अब जो है ये हम ट्रीटी साइन करेंगे। एक पॉइंट और था कि इसको आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन, ये मैं बोलता हूं, मैं आपको बताऊंगा। म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब भी बात अगर मेंस वगैरह में आए तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राइट? तो म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या था? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो जमीन आपने कब्जा रखी है, चोरी कर रखी है, छीन रखी है, जो भी आप बोल रहे, उस पे जो कब्जा हो गया है, जो चोरी से, धक्के से, जैसे भी वो जमीन ली गई है, उसको जो है हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे। उस जमीन को वापसी करना ही रेस्टिट्यूशन कहलाता है। तो म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट, कि यहां इस युद्ध के दौरान जो ब्रिटिशर्स ने मैसूर कैप्चर किया वो वापस हैदर अली को दे देंगे, और हैदर अली ने जो इनका मद्रास का इलाका जो है क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था, वो ब्रिटिशर्स को वापस दे देंगे। तो इसका मतलब था म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट, एक दूसरे की कब्जाई हुई जमीन को क्या करना है? वापस करना है। तो ये ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, राइट? बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा यहां पे, राइट? और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है अब खत्म हुआ। तो हम पहुंचते हैं अब किस पे? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार पे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसका जो टाइम है 1780 से लेके 1784 तक, राइट? 1780 से लेके 1784 तक, राइट? तो अब देखिए, क्योंकि हम जो है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो हम इसके कारण जानेंगे कि अब क्या कारण हो गए। अभी तो आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि इतना तक भरोसा दिला दिया कि हम जो है हेल्प करेंगे। अगर कोई भी आपको फ्यूचर में अटैक करेगा, कोई भी पावर, तो हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे उसके अगेंस्ट। लेकिन अब आप देखोगे कि यहां पे 69 में तो खत्म ही हुआ था ये, राइट? युद्ध। और 80 में देखिए आप दोबारा यहां पे हो जाता है। 80 में जो है दोबारा यहां पे हो जाता है। तो क्या वो रीजन रहे थे, राइट? तो देखिए 1771 के अंदर, 1771 के अंदर है कि इससे पहले का टाइम है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार से ये पहले का टाइम है। तो इस टाइम पे क्या होता है, आपको याद आ रहा होगा मैप कि मैसूर के ऊपर वाला देखिएगा एरिया किसका था? मराठास का था। मराठा उसके डायरेक्ट नेबर थे, राइट? तो 1771 के अंदर क्या होता है, मराठास जो यहां पे होते हैं, इनके पड़ोसी मराठा अटैक कर देते हैं। मराठा ही अटैक्ड कर देते हैं किसको? मैसूर को। किस लिए अटैक करते हैं? एक्सपेंशन के लिए। वो भी अपना साम्राज्य अब बढ़ाना चाहते हैं। तो किसके लिए एक्सपेंशन करते हैं? अपना एक्सपेंशन, साम्राज्य बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? मैसूर पे अटैक कर देते हैं। यहां पे कब करते हैं? 1771 के अंदर, राइट? अब याद कीजिएगा ब्रिटिश वाले पॉइंट को, कि अब जब ये युद्ध हो रहा था इनके बीच में, छोटी मोटी लड़ाई थी, बहुत ज्यादा कोई बैटल नहीं है जिसको अलग से आपको पढ़ना पड़े।
तो जब ये अटैक किया गया तो ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स डिड नॉट केम फॉर हेल्प, वो उसकी सहायता के लिए आए नहीं। किसकी सहायता के लिए? हैदर अली की सहायता के लिए। अब जो है हैदर अली को यहां पे बहुत ही ज्यादा क्या आता है, गुस्सा आता है कि इन्होंने मेरे से ट्रिटी साइन करवा ली, मैंने इनका मैड्रास का इलाका जो है वो वापस दे दिया, और उसके बाद भी इन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, जबकि हमारे बीच में तो एक ट्रिटी भी हो चुकी थी पहले 69 के अंदर, 1769 के अंदर, राइट। तो इस चीज से जो है बहुत ज्यादा ये गुस्सा हुआ, हैदर अली गॉट वेरी एंग्री। और अब हैदर अली की पुरानी स्टोरी याद कीजिए, जो मैं आपको 5 से 6 लेक्चर पहले पढ़ा चुका हूं, कि हैदर अली की अगर बात की जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हैदर अली के बहुत अच्छे रिलेशन है किसके साथ? फ्रेंच के साथ। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब फ्रेंच जो है मैसूर स्टेट के अंदर आए तो वो उसकी नेवी से जो है हैदर अली बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था, और उसको फ्रेंच को जो है ट्रेड करने के लिए, फ्री ट्रेड के लिए उसने परमिशन भी दी थी। और इसके बदले में उसने क्या मांगा था फ्रेंच से, कि आप जो है मेरी आर्मी को जो है क्या दोगे? ट्रेनिंग दोगे। ये कहीं ना कहीं ये बात हुई थी। तो इसके रिलेशन फ्रेंच के साथ अच्छे हैं। तो अब ये क्या करता है, अब ये क्या करता है हैदर अली, कि यहां पे फ्रेंच से नजदीकियां और ज्यादा बढ़ाने लग जाता है। 1771 में वॉर हुआ है ना, तो अभी 80 तक पहुंचने में टाइम है। तो ये क्या करता है, ये इनके साथ जो है और नजदीकियां बढ़ाता है। और इस चीज को नोटिस कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स। इस चीज को ब्रिटिशर्स जो है नोटिस कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो अब दोबारा हम क्या आते हैं, मैप पे आते हैं, राइट। तो यहां देखिए, ये एक चीज आपको दिख रही है, माहे, जो आज पुडुचेरी का पार्ट है, ये वाले, ये वाला दिख रहा है आपको, माहे, बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर आप देखिएगा, माहे, ये देखिए। तो ये जो है यहां पे बेस था, यहां पे जो है बेस था, किसका बेस था? फ्रेंच का। किसका बेस था? फ्रेंच का जो है बेस था, जहां पे उन्होंने क्या किया हुआ था, कुछ अपने वेपन्स, कुछ अपने वेपन्स जो है यहां पे छिपा के रखे हुए थे उन्होंने। किससे? ब्रिटिशर से, राइट। ब्रिटिशर से कुछ वेपन्स यहां पे छिपा के रखे हुए थे। और ये देखिए मैसूर स्टेट के अंदर ही तो है ये करंटली, माहे, देखा जाए तो क्योंकि मैसूर और माहे एक ही मतलब मैसूर स्टेट के अंदर ही था ये, तो इसके चलते क्या हो रहा है कि फ्रेंच के और इनके रिलेशन जो है बहुत अच्छे हैं। और रिलेशन अच्छे होने के कारण अब देखिए दूसरा यहां पे क्या होता है, ये तो एक बात हुई कि इनके रिलेशन अच्छे हैं। दूसरा यहां पे क्या होता है कि अगर आप बात करें कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर उस टाइम पे बात करें आप, तो यहां पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे आपका अमेरिकन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहां पे चल रहा था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है अमेरिका के अंदर चला हुआ था। अब देखिए किससे इंडिपेंडेंस चाहिए थी इन्हें, किससे आजादी चाहिए थी, तो इनको कैप्चर किसने किया हुआ था, गुलाम किसने बनाया हुआ था? यहां पे भी कौन थे? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज ही थे यहां पे भी। तो ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया यहां पे इन लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। और यहां पे जैसे हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वैसे ही वहां पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। और इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो है इनकी जो सहायता करते हैं वो करते हैं कौन? हेल्प किसके द्वारा की जाती है? फ्रांस के द्वारा। फ्रांस जो है यहां पे अमेरिका के अंदर अमेरिका की बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इनके बीच में क्या हो गई, दुश्मनी और ज्यादा है। और ना कि दुश्मनी, कहीं ना कहीं ये कंपिटिटर भी हैं फ्रांस और ब्रिटिशर्स, राइट। तो इसके कारण यहां पे
ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताता हूं कि कहीं ना कहीं फ्रेंच और आपके हैदर अली, फ्रांस और हैदर अली मिलके जो है अटैक तो ना कर दें किसके ऊपर, अटैक तो ना कर दें किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। ये ब्रिटिशर्स को यहां पे लग रहा है कि फ्रांस और जो है हैदर अली यहां पे हमारे ऊपर अटैक तो ना कर दे, ठीक है। तो इसमें में क्या हुआ इसीलिए यहां पे क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है उल्टा किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, किसके ऊपर, हैदर अली के पास। और जिसको आप बोलते हो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जो 1780 से 84 तक चला था, राइट। 1780 से 1784 तक यहां पे ये चला। अब देखिएगा क्या हुआ था कि आपको ये लग रहा होगा कि फ्रेंच का कोई रोल क्यों नहीं आया, कि अगर ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर अटैक किया हैदर अली के ऊपर, तो यहां पे फ्रांस का कोई रोल क्यों नहीं आपको बताया गया। तो यहां पे देखिए कि 1760 के अंदर आपने, मैं आपको एक बैटल पढ़ाया था जिसको हमने बोला था बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, राइट। और इसी के बाद यहां पे एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों के बीच और फ्रेंच पीपल के बीच, कि आप कौन, फ्रेंच जो है अब अपनी आर्मी इंडिया के अंदर नहीं रख सकते हो, आर्मी जो है यहां पे नहीं रख सकते हो। इसलिए आप जो फ्रेंच पीपल हैं वो मजबूर है, वो हैदर अली की मदद ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था कि माहे के अंदर उन्होंने थोड़ा सा बेस बना के रखा हुआ था, छुपा के हथियार रखे हुए थे कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो हम इन वेपन्स को क्या कर पाए, यूज कर पाए। तो इसी युद्ध में जो है हैदर अली को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। वो अब यहां पे उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, बाय द ब्रिटिशर्स। हैदर अली वॉज किल्ड इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। तो ये यहां पे आप समझ गए। और इसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, क्योंकि अब हैदर अली तो रहा नहीं, तो इसके बाद जो है इसी का लड़का, इसका सन, हैदर अली का सन, जो कि कौन है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान जो है अब यहां पे गद्दी संभालता है, ठीक है। अब यहां पे राजा बनता है। मैं ये आपको स्टोरी बताऊंगा कि इसको सुल्तान भी क्यों बोला जाता है, राइट। तो टीपू यहां पे टेक ओवर करता है, और इसी के साथ यहां पे जैसे ही टीपू टेक ओवर करता है तो यहां पे फिर से, क्योंकि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार यहां पे हो चुका है, तो फिर से यहां पे एक ट्रीटी जो है साइन करवाई जाती है, जिसको आप बोलते हो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुई थी ये, 1784 में। ये देखिएगा, ये मैंगलोर यहीं पे है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मैंगलोर है, माहे के जस्ट ऊपर, राइट। ये मैंगलोर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के ये ट्रीटी साइन करते हैं, और 1784 के टाइम पे होती है ये। और किसके बाद हुई, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुई। किस किस के बीच हुई, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई है। ये थोड़ी थोड़ी बातें आप जो है ध्यान रखें यहां से, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम पहुंचते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इसकी भाई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। मैं डायरेक्ट ना बता के आपको जो है यहाँ पे इसका बैकग्राउंड पहले बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, और बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इसका, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है ये। मैं अब बोलता हूं कि
एक टाइम ले लेता हूं मैं 1790 से 1790 से 92 का। ठीक है, जिस टाइम पे ये क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, राइट। इसमें क्या था देखिए, इसमें क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान है, आपको ट्रावनकोर याद है? ट्रावनकोर जो है बिल्कुल जस्ट नीचे था मैसूर का, मैसूर से। ठीक है, अगर ये हमारा मान लीजिए मैप है, तो यहां अगर आपका मैसूर था, तो ये आपका क्या था, ट्रावनकोर था, नीचे वाला एरिया, छोटा सा एरिया था। तो इसमें देखिएगा क्या होता है, टीपू के डिस्प्यूट, टीपू सुल्तान जो है, इसके डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं किसके साथ, ट्रावनकोर के किंग के साथ, ट्रावनकोर के किंग के साथ, राइट। ट्रावनकोर के किंग के साथ जो है टीपू सुल्तान के कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या था देखिएगा, आ, एक दो जगह हैं कोचीन के अंदर, मैं बात करूंगा, मान लीजिए कि ये जो है डच है, ये मान लीजिए डच है। इन डच का दो जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिसका नाम है एक तो जलकोटल, जलकोटल, और सेकंड का नाम है कन्नौर, राइट, कन्नौर। तो ये जो दोनों जगह जो थी, जलकोटल और कन्नौर, ये दोनों जगह ही कहां से बिलोंग करती हैं, बिलोंग टू कोचीन। कौन सी थी ये, कोचीन की जगह थी, कोचीन के अंडर आती थी। और जो कि किसके अंडर था, कोचीन किसके अंडर था, टीपू के अंडर। अब मैं ये बोल सकता हूं कि टीपू से जलकोटल और कन्नौर जो है डच ने क्या किया था, एक तरह से कब्जा कर लिया था डच ने, ये मैं बोल सकता हूं। डच में, डच के होल्ड में दो जगह थी, जलकोटल और कन्नौर। और ये जो जगह आती थी, मेन जगह कौन सी थी, कोचीन। और जो कोचीन पे कब्जा था किसका था, टीपू का था। लेकिन वहां उन्होंने क्या किया, अब जब डच यहां से निकलते हैं, अब जब डच यहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों जगह को, इन दोनों जगह को दे सोल्ड, सोल्ड इट टू ट्रावनकोर। किसको बेच दिया, ट्रावनकोर को बेच दिया, राइट। तो इसको लेके ट्रावनकोर के बीच, किस चीज को लेके, कोचीन को लेके, ट्रावनकोर और टीपू के बीच जो है क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है कि आप जो है मेरी कब्जाई हुई जमीन को आप कैसे खरीद सकते हैं। ये थोड़ा सा इनके अंदर क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ। और टीपू यहां पे जो है, टीपू जो है क्लेम करता है, क्लेम्ड हिज राइट, हिज राइट ऑन दीज लैंड्स, ऑन दीज स्टेट्स आप बोल सकते हैं, राइट। तो वो क्लेम करता है कि, टीपू बोलता है कि ये मेरी जगह है, आप कैसे इसको खरीद सकते हैं। जबकि आप देखोगे कि मैसूर एक बहुत बड़ा स्टेट था, लेकिन ट्रावनकोर जो है एक छोटा सा था। तो बहुत ज्यादा कोशिश है यहां पे टीपू करता है कि इनको वापस ले लिया जाए। और इसी के टाइम पे एंट्री होती है किसकी, जब टीपू के बीच और ट्रावनकोर के किंग के बीच में जब डिस्प्यूट चल रहा था, जब ये डिस्प्यूट ऑनगोइंग था, तो एंट्री होती है किसकी, ब्रिटिशर्स की। तो एंट्री यहां पे होती है किसकी, ब्रिटिशर्स की। अब ब्रिटिशर्स बीच में आते हैं, राइट। तो अब इससे पहले, जस्ट ए सेकेंड, देखिएगा, टीपू और ट्रावनकोर, राइट। तो अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे ब्रिटिशर्स जो हैं सोचते हैं कि मैसूर हमें कब्जाना है, तो ये इससे अच्छा मौका यहां पे नहीं मिलेगा। और इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है ट्रावनकोर को हेल्प ऑफर करते हैं, हेल्प ऑफर करते हैं, राइट। और हेल्प ऑफर होने की वजह से क्या होता है, हेल्प ऑफर होने की वजह से क्या होता है कि यहां पे
छोटी छोटी फाइट्स होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, अभी के लिए आप ये मान के लिए बिल्कुल स्मॉल फाइट्स होती हैं, जिनमें जो है स्मॉल फाइट्स में बिटवीन द टीपू एंड त्रावणकोर, और ब्रिटिशर्स कुछ हेल्प भी कर रहे थे, तो इसमें जो है टीपू इनको धो देता है बहुत अच्छे से, ब्रिटिशर्स को भी और किसको, त्रावणकोर को भी। ये पहला युद्ध था टीपू का, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, राइट। तो इसमें क्या हुआ, स्मॉल फाइट्स में तो वो उनको धो देता है। अब जब 1791 का जब टाइम आता है, 1791 का जब समय आया यहां पे, तो इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स की लीडरशिप थी, कहने का मतलब उनके एक नए गवर्नर जनरल यहां पे आ जाते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जो है यहां पे नए गवर्नर जनरल के रूप में इंडिया पहुंचते हैं, और बहुत ही ब्रिलियंट आर्मी कमांडर ये रहे थे, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे, स्किल्ड थे, आप ये बोल सकते हैं, राइट। तो ये यहां पे प्लान करते हैं, बहुत सी प्लानिंग यहां पे चलती है कि क्या किया जाए और मैसूर को कैसे जल्दी कैप्चर किया जा सकता है, राइट। तो अब ये क्या करते हैं, ये फिर से प्लानिंग वही पुरानी को यूज करते हैं। ये जाते हैं उधर से मराठास के पास, प्लस जाते हैं निजाम के पास, हैदराबाद के निजाम के पास, सॉरी, निजाम के पास, ठीक है। और इनसे बातचीत करके ये बोलते हैं कि वही जो है हम थ्री इक्वल पार्ट्स में जो है क्या करेंगे, मैसूर को डिवाइड कर लेंगे, मैसूर को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और एक हिस्सा आपका, एक हमारा, और एक जो है निजाम का। तो ये यहां पे बात होती है, और यहां पे थर्ड बैटल जो है लड़ा जाता है, थर्ड बैटल जो है यहां पे लड़ा जाता है, या थर्ड एंग्लो मैसूर वार यहां पे लड़ा गया, ठीक है। किस किस के बीच लड़ा गया, एक साइड है ब्रिटिशर्स, उसकी हेल्प कर रहे हैं निजाम, उसकी हेल्प कर रहे हैं यहां पे मराठास, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ट्रावणकोर तो था ही, क्योंकि डिस्प्यूट उसी का था, वर्सेस टीपू, राइट। और इसमें जो है टीपू जो है हार जाता है, क्योंकि, और ये टीम जो है विनर रहती है यहां पे, ठीक है। और अब क्योंकि थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है हो चुका, ये चला आपका 1790 से 1792 तक। अब क्योंकि ये जीत गए हैं, तो फिर से यहां पे पिक्चर में एक और ट्रीटी आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप बोलते हो ट्रीटी ऑफ श्रिंगापट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम, राइट। ये यहाँ पे इसकी मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूं, मार्च 18 1792, मार्च 18 1792 में ये ट्रिटी ऑफ श्रृंगापट्टनम टीपू और ब्रिटिशर्स के बीच में फिर से क्या हुआ, साइन हुई। और अब इस ट्रीटी की जो बात हमें पढ़नी है, वो थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम, राइट, जो कि 1792, राइट। तो अब देखिएगा क्या होता है इसमें, सबसे पहला क्या था, अब इसमें मान लीजिए कि ये जो है आपका मैसूर स्टेट है, ये पूरा मान लीजिए क्या है, मैसूर स्टेट है। इस ट्रीटी के तहत जो है हाफ मैसूर स्टेट था, हाफ, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। तो एक हिस्सा जो है यहां पे जो विनर टीम थी उसने कब्जा लिया इसमें, ठीक है, उसने ये हिस्सा ले लिया यहां पे इस ट्रीटी के तहत, या थर्ड एंग्लो मैसूर वार में आप बोल सकते हैं कि मैसूर का हाफ स्टेट जो था वो विनर के पास जो है चला गया यहां से, राइट। अब अब दूसरा, और स्पेशली अगर बात की जाए
अब जो ये हाफ स्टेट गया था, अब ये विनर के पास गया था, ना कि ब्रिटिशर्स के पास। अब विनर कौन कौन थे? तो ये भी तीन थे। एक साइड तो ब्रिटिशर्स थे, एक साइड जो है आपके निजाम है हैदराबाद के, और एक साइड जो है कौन है, मराठाज हैं। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ने जो जगह ली इस स्टेट में, अगर आपसे बहुत डीप मैं बता रहा हूं आपको, अगर पूछ भी लिया जाए तो, एक तो बारामहल, बारामहल प्लस डिंडीगुल प्लस मालाबार, मालाबार। ये तीन जगह जो थी किसके पास चली गई? ब्रिटिशर्स के पास चली गई। और निजाम को जो दिया गया, वो दिया गया आपका कृष्णा रिवर से लेके, कृष्णा नदी से लेके पेन्नर रिवर तक, पेन्नर रिवर तक का इलाका जो है, ये किसको दे दिया गया? निजाम को दे दिया गया। और मराठास को जो है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी से लेकर जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदियां थी, इट्स ट्रिब्यूटरीज, राइट, ये जो इलाका है किसको दे दिया गया? मराठास को दे दिया गया। तो इस आधे स्टेट को इस ट्रीटी के तहत इन्होंने ले लिया और तीनों को ये इलाका मिला। यू कैन टेक नोट ऑफ इट, राइट। तो अब यहां पे दूसरी शर्त जो रखी गई इस ट्रीटी में, वॉर इंडेमिनिटी। मैं पहले भी बता चुका हूं ये क्या होती है, कि जितना भी युद्ध का जो खर्च हुआ है ब्रिटिशर्स का, वो वॉर इंडेमिनिटी के नाम पे मांगे गए यहां से 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए जो है टीपू सुल्तान से यहां से मांगे गए। और टीपू सुल्तान ने यहां ये पैसे देने से मना किया और बोले कि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, एग्जैक्ट मतलब इतना उनके पास नहीं थे। तो यहां पे फिर से दोबारा शर्त रखी गई कि इसमें से हाफ अमाउंट, तो हाफ अमाउंट जो है वो होगा इमीडिएटली, अभी आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और हाफ जो होगा, आप हाफ अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं आप, वो इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये इंस्टॉलमेंट में भी एक गड़बड़ हुई, और वो क्या हुई यहां पे? वो ये हुई कि इंस्टॉलमेंट के अवज में, कि आप इंस्टॉलमेंट देते रहना, इसके बदले अभी आप जो है अपने दो बेटों को, टू सन्स, जो टीपू सुल्तान के थे, टीपू सुल्तान के थे, उन दोनों बेटों को कौन ले गया? ब्रिटिशर्स ले गया। ब्रिटिशर्स ले गए एज अ होस्टेज। होस्टेज का मतलब गिरवी के तौर पे, एज ए होस्टेज उन्हें यहां से ले जाया गया कि बोले ये अमाउंट आप पूरा करें और अपने दोनों बेटों को आप जो है यहां से छुड़ा के ले जा सकते हैं, राइट। तो ये जो था, ये यहां पे क्या हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वार यहां पे कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की तरफ। आपका कोई भी अगर कमेंट है? ओके, ट्रीटी ऑफ पेरिस, हाँ नु, ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद उन्होंने बोला था कि आप जो है आर्मी नहीं रख सकते हैं, राइट। देखिएगा, यहां पे जो था, कहां था मैं, हाँ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, राइट। तो ये फोर्थ एंग्लो मैसूर है जो कि लास्ट है हमारा, और इसको इसी लेक्चर में हम पूरा कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। वी हैव ओनली 10 मिनट्स। ओके, चलिए जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं 10 मिनट्स के अंदर ही, अगर हो पाया तो ये, वरना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इसका। देखिएगा क्या होता है कि ये जो वॉर था, ये एक्चुअली में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर था वो 3-4 महीने लड़ा गया।
ये जो स्टार्ट होता है आपका अप्रैल 1799 से लेकर 4 मई 1799। एक्चुअल तो यही लड़ा गया था, वैसे 3-4 महीने चला था, लेकिन एक्चुअल जो था वो यही था। देखिएगा इसमें, देखिए आप समझिएगा, मैं इसको बैकग्राउंड से लेता हूं, इसका रीजन डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये क्यों हुआ, राइट। तो रीजन की जहां तक बात है, तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूं 1792 जब थर्ड वॉर खत्म हुआ था, और 1799, इस टाइम गैप को जो आप देख रहे हैं, तो यहां पे दोनों ही, कौन कौन दोनों, टीपू प्लस ब्रिटिशर्स, यहां पे अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश वो लोग क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। और इसी बीच में, इसी टाइम के बीच में क्या होता है कि टीपू सुल्तान जो है अपना कर्जा, जो 1.5 करोड़ का कर्जा उसके ऊपर था, वो भी, और होस्टेज के तौर पे उसके जो बेटों को वहां से ले जाया गया था, वो भी अपना वापस ले आता है और अपना कर्जा सारा चुकता कर देता है इस टाइम पे, और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश यहां पे वो करता है। ये इस टाइम की बात है। लेकिन 1796 में, अब बताइए, इसी के बीच की बात है ये। यहां पे क्या होता है, टीपू सुल्तान, देखिए टीपू सुल्तान जो है किस राज्य का अभी तक क्या है, किंग नहीं है, वो डी फैक्टो रूलर है। वैसे तो क्या है, मिलिट्री कमांडर है, क्योंकि हैदर अली भी क्या था, मिलिट्री कमांडर था। लेकिन यहां पे जो हिंदू राजा होता है, वोडियार डायनेस्टी का जो हिंदू किंग है, हिंदू किंग ऑफ वोडियार डायनेस्टी, ये क्या हो जाता है, ये मर जाता है, इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और डेथ होने पे क्या होता है इसका जो बेटा होता है, इस किंग का जो बेटा होता है, वो बहुत ही क्या है, माइनर है। माइनर का मतलब बहुत छोटा है, अभी बहुत कम उम्र का है। तो इसको वो किंग नहीं बनाता है, इसको वो किंग नहीं बनाता है। और टीपू यहां पे एक तरह से अपने आप को ही क्या बना देता है, किंग बना देता है। और इस दिन के बाद टीपू को जाना जाता है किस नाम से, टीपू सुल्तान। ये सुल्तान इसलिए कहाए गए थे क्योंकि ये अब किंग बन गए थे, एक फॉर्मल, एक ऑफिशियल तौर पर ये जो है गद्दी पर बैठ गए थे, इसलिए इनका नाम जाना गया टीपू सुल्तान यहां पे, ठीक है, क्योंकि ये इसके माइनर सन को अलाउ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पे टीपू सुल्तान ने गलत किया। यहाँ पे उसको पीछे हिस्ट्री से भी एग्जाम्पल अगर आप बोलें तो देखना चाहिए था कि अकबर जब बहुत छोटे थे, ठीक है, अकबर जब बहुत छोटे थे, तो उस बैरम खान जो था उस टाइम पे मिलिट्री कमांडर जो टेक ओवर कर रहा था, फिर भी अकबर को गद्दी पर बैठाकर बैरम खान ने पूरा शासन चलाया था, राइट। लेकिन राजा के तौर पे कौन थे, अकबर ही थे। तो यहां पे टीपू ऐसा नहीं करते हैं और खुद जो है सुल्तान बन जाते हैं, और उसके बाद उन्हें जाना जाता है टीपू सुल्तान के तौर पे, राइट। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड मैंने बताया। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे जो मेन है, जो इस वॉर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी टाइमलाइन के बीच में देखिए 99 से पहले ही, कब, 1798 के अंदर, 1798 के अंदर क्या होता है, यहां पे फिर से गवर्नर जनरल सॉरी, यहां पे फिर से गवर्नर जनरल जो है नए आ जाते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ले। ओके, लॉर्ड वेलेस्ले, राइट। तो ये जो है यहाँ पे नए इंडिया के जो है गवर्नर जनरल बनते हैं। और ये कब आते हैं, 1798 में, और कब तक रहते हैं, 1805 तक ये रहते हैं यहाँ पे। अब इनसे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपने साथ भाई साहब लेके आए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या थी, पॉलिसी ऑफ, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की ये पॉलिसी लेके आते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी, इनफैक्ट यूपीपीसीएस, हरियाणा, बिहार, एमपी सब ने पूछा हुआ है
कि इसको लाने वाले कौन थे, ये कब लाई गई थी और इसके अंदर क्या था, किसने सबसे पहले ज्वाइन किया था, मैसूर इसके अंदर आया कि नहीं आया, ये सारी बातें। अब ये पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस क्या थी मैं बताता हूं। तो मैं इसको लिखता हूं एस ए करके लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा सब्सिडरी अलायंस क्या थी, जो कि आपकी 1798 में आई थी। इसके तहत क्या था, लॉर्ड वेलिस्ले क्या कहते हैं, सभी स्टेट्स को ऑफर करते हैं ये पॉलिसी, और इसमें ये बोलते हैं कि आप जो है, जो भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सबको ऑफर की जाती है, और इसमें बोलते हैं कि अब जो है आपकी रक्षा जो है, इन सभी स्टेट की रक्षा जो है वो कौन करेगा, ब्रिटिश आर्मी करेगी, ब्रिटिश आर्मी करेगी। और इस रक्षा के बदले को क्या करेंगे, रक्षा, टेक केयर, और इस रक्षा के बदले आप जो है हमारी आर्मी को जो है क्या पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे। तो यहां पे देखेंगे कि लॉर्ड वेलिस्ले ने क्या किया कि सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या किया, मतलब आप बोल सकते हैं कि बिल्ली को ही दूध का रखवाला बना दिया। अब ये ब्रिटिशर्स जो कि पूरे स्टेट्स को कब्जाना चाहते हैं, अब ये बोलते हैं कि हम ही आपकी रक्षा करेंगे, और आप जो आपकी आर्मी है उसे डिसबैंड कर दीजिए, हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास मॉडर्न टेक्निक्स जो हमारी आर्मी के पास है, मॉडर्न वेपन्स जो हमारी आर्मी के पास है, हम आपकी रक्षा करेंगे, इससे आपके स्टेट ज्यों के त्यों रहेंगे और आप जो है अपना प्रशासन जैसे चाहे वैसे चला पाएंगे। तो ये थी सब्सिडरी ऑफ अलायंस जो कि 1798 में आई थी। तो यहां पे हमारे वॉर के साथ ये कैसे जुड़ी हुई है कि टीपू से जब बात हुई, टीपू से जब बात हुई तो टीपू को बोला गया कि आप जो है क्या करिए, आप जो है साइन कर दीजिए क्या, सब्सिडरी अलायंस को, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को जो है आप क्या कर दीजिए, साइन कर दीजिए, राइट। ये यहां पे बोला जाता है। लेकिन टीपू क्या मानेगा, टीपू यहां पे डिनाई कर देता है उस चीज को कि नहीं, मैं नहीं करूंगा ये, राइट। तो अब ब्रिटिशर्स जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे टीपू, अगर हमें मैसूर कब्जाना है तो यहां इस ट्रीटी पे साइन करवाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो है क्या होता है कि ब्रिटिशर्स यहां पे क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स यहां पे क्या कर सकते हैं, एक चार्जशीट फाइल करते हैं, चार्जशीट फाइल करते हैं, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट टीपू, अगेंस्ट टीपू। और क्या करते हैं, ये क्या आरोप लगाया जाता है कि ये जो टीपू है, ये जो है मराठा से, निजाम से और अफगानिस्तान से, इस पूरे एरिया से ये क्या कर रहा है, हेल्प मांग रहा है और स्ट्रेटेजी बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि मैं जो है ब्रिटिशर्स पे अटैक करूंगा और आप मेरी हेल्प करें। लेकिन टीपू इस बात से डिनाई कर देता है कि मैं ऐसा कोई प्लानिंग नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी आज भी मैं बताऊं, कुछ एक बुक्स में हिस्टोरियंस ने ही इस बात को कबूला हुआ है, एक्सेप्ट किया है कि हाँ, टीपू ने ऐसी कुछ प्लानिंग की थी। बहुत सारी बुक में आपको मिल जाएगा ये, लेकिन मैं आपको पूरा बैकग्राउंड यहीं पे डिस्कस कर देता हूं। देखिए, तो और एक्चुअल में टीपू इसको कर भी रहा था। तो ब्रिटिशर्स के और टीपू के बीच में यही तुतुमे में होती है कि नहीं, मैं नहीं कर रहा, वो बोलते हैं नहीं आप कर रहे हो। और इसी बहस को लेके यहां पे क्या होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, जो कब हुआ, 17